हाय हेलो नमस्कार। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की वीडियोस में आज की लेक्चर में हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन के बारे में। आपके डाइजेशन का क्या फिजियोलॉजी होता है, कौन कौन सी प्रोसेस इनके अंदर इंक्लूड होती है, जैसे कि इंजेशन हो गया, प्रोपल्शन हो गया, आपका मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन एंड फाइनली डेफिकेशन, राइट, और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर हम देखेंगे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कौन कौन से आपके न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में हम देखने वाले, और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में किस टाइप से आपके फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। इस सारे टॉपिक, इस सारे पॉइंट के बारे में आज के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन, द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, राइट। क्या है आपका फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन? इट इज द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, है ना। एक तो मैकेनिकल और दूसरा ये आपका केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। ये क्या करता है, फूड का ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर कंपोनेंट में, दैट कैन बी एब्जॉर्ब, जो कि एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द मेजर स्टेज ऑफ डाइजेशन इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी स्टेज होती है, मेजर स्टेज जो होती है, फर्स्ट इंजेशन, इंजेस्ट इनटेक करना फूड का, प्रोपल्सन मीन्स उसको प्रोपोल करना, आगे की तरफ उसको धकेलना, ओरल कैविटी से लेकर आपके स्टोमक कैविटी तक, उसको हम बोलते हैं प्रोपल्सन। फिर आ जाता है मैकेनिकल, है ना। मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ पर होता है, आपके स्टोमक में, राइट। स्टोमक में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है, कर्निंग होता है। इसके बाद आ जाता है केमिकल डाइजेशन और फाइनली एब्जॉर्प्शन और देन डेफिकेशन। डेफिकेशन मीन्स पोटी करना, उसको एक्सीडेट आउट करना फीसेस को। अब हम देखेंगे इसका ओवरव्यू, आपको नीचे दिया हुआ है। तो फर्स्ट आ जाता है इंजेशन, है ना। डेग्लूटेशन भी हम इसको बोलते हैं, जो कि आपका प्रोसेस होता है ओरल से लेके स्टोमक तक। इस फूड को हम क्या बोलते हैं, डेग्लूटेशन, राइट। तो इंजेशन की बात करेंगे, इंजेशन मीन्स इनटेक करना, है ना, मुंह में खाना लेना, राइट। तो डाइजेशन बिगिन इन द माउथ। डाइजेशन की शुरुआत क्या होती है, बिगिन मतलब स्टार्ट होना, शुरुआत होना कहाँ से हो रही है, आपके माउथ से, ओरल कैविटी से। वेयर फूड इज च्यूइंग, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फूड को आप चबा रहे हो, एंड मिक्स विद द सलाइवा, और जो आपका लार है सलाइवा का, उसमें आपका मिक्स हो रहा है। सलाइवा कंटेन द एंजाइम। अब जो सलाइवा है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, फर्स्ट एमाइलेज हो गया, है ना, एमाइलेज विच स्टार्ट द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट का छोटे छोटे पार्ट्स में, हार्ड सब्सटेंस का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ओके, इनटू सिंपलर शुगर, है ना। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर शुगर में। अब आपने कोई भी फ्रूट लिया, तो सॉरी, आपने कोई भी ग्रेन्स लिया, कोई भी फल फ्रूट वेजिटेबल्स लिया, इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। जैसे आपने ग्रेन्स लिया, आपने चपाती खाया, है ना, तो जो गेहूं रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, बिस्किट में कार्बोहाइड्रेट रहता है, मैदा के प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट होता है, बनाना में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इससे क्या होता है, इसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। शुगर में कन्वर्ट करने के बाद, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद, वो ग्लाइकोजन में आपके लीवर में स्टोरेज रहता है। अब आप बोलेंगे सर हम तो 2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसे में तो सर हमको शुगर नहीं मिलता है, तो फिर बॉडी कैसे चलेगी, सेल्स और टिश्यू का, ऑर्गन का ग्रोथ कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी हम नवरात्रि में 9 दिन तक भी फास्ट रखते हैं, उपास रहते हैं, तो फिर शुगर तो चाहिए बॉडी को। तो ये क्या करता है, स्टोरेज रहता है आपके लीवर में, और जैसी आपको जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, डक्ट के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में लीवर उसको रिलीज कर देता है। तो एक होम्योस्टेसिस की प्रोसेस होती है, राइट। तो शुगर आप जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है, और शुगर आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज रहता है, और जब भी जरूरत होती है वो रिलीज कर देता है ग्लूकोज का, राइट। अभी हम बात करेंगे प्रोपल्सन के बारे में। प्रोपल्सन का हिंदी मीनिंग होता है उसको धकेलना, उसको पुश करना, इन सिंपल वर्ड। तो स्वॉलोइंग मीन्स निगलना। आफ्टर स्विमिंग द टंग, आफ्टर स्विमिंग द, आफ्टर स्विमिंग के बाद क्या होता है, द टंग हेल्प पुश द फूड इन टू द फेरिंग्स। जो आपकी टंग होती है, जीभ होती है, वो क्या करती है, पुश करती है आपके खाने को फेरिंग्स की तरफ, है ना, इसकी तरफ, फेरिंग्स की तरफ पुश करती है, उसको आगे की तरफ धकेलती है इनटू द इसोफेगस। फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस क्या होता है आपका,
समझाया था ना। इसोफेगस क्या होता है आपका, फूड पाइप होता है जिसकी लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है, जिसके अंदर आपका फूड ओरल कैविटी से लेकर स्टोमक तक रीच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस या फूड पाइप है ना, ये सिंपल वर्ड है ना। इस तरीके का आपका जो पाइप, जस्ट मिनट, ओ माय गॉड, ये आपका स्टोमक है ना, उसके पहले का जो क्या हो गया, ये जो रीजन एक है फूड पाइप, इसोफेगस, ओके, फूड पाइप आए समझ, राइट। तो फिर आ जाता है पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस मीन्स मूवमेंट होना ना, द इसोफेगस मूव फूड टू द स्टोमक थ्रू द कोऑर्डिनेशन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन काल्ड पेरिस्टेल्सिस। अब क्या होता है, इसके जो मसल्स होती है, मसल्स में क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी मसल्स में, कोऑर्डिनेशन और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस मींस ऐसे करके मूवमेंट होना, जिगजैग मूवमेंट होना, कांटेक्ट होना, जिसकी वजह से आपका जो भी फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल्स है, वो स्टमक तक प्रोफाइल होता है, वहां तक रीच करता है। देन वी आर टॉक अबाउट मैकेनिकल डाइजेशन। अभी हम बात करेंगे मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में। तो फर्स्ट बना जाता है आपका स्टोमक, राइट, आपका क्या आ जाता है, स्टोमक। तो स्टोमक में कैसे होता है, द स्टोमक कर्निंग एक्शन मिक्स फूड विद द गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर क्या होता है, कर्निंग एक्शन होता है। कर्निंग जैसे आपने देखा होगा, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हमने गिट्टी डाल दिया, सीमेंट डाल दिया ना, रेत डाल दिया, वो सबका एक मशीन आता है, राउंड राउंड करके पूरा उसको मिक्स कर देता है ना। तो इसको क्या करता है, कर्निंग करना, मिक्स करना आपके फूड को, जिसमें क्या क्या चीज मिक्स होती है, जैसे आपने फूड लिया, कुछ भी वेजिटेबल्स लिया, फ्रूट लिया, तो उसमें आपका गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है, जैसे HCl हो गया ना, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारी चीजें उसमें क्या होती है, मिक्स हो जाती है, टर्निंग इनटू ए सेमी सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कॉल्ड काइम ना, कॉल्ड काइम। अब क्या करती है, इसको टर्न कर देती है सेमी सॉलिड एक मिक्सचर में ना, जैसे आपको वोमिटिंग होता है तो आपने देखा होगा, तो वैसे ही आपका सेम इसको क्या करता है, टर्निंग कर देता है इसको सेमी सॉलिड लिक्विड में, मिक्सचर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम। क्या बोलते हैं, काइम। तो स्टमक में आते आते इसको हम क्या बोलते हैं, काइम में। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर का होता है। दिस मैकेनिकल प्रोसेस हेल्प ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स एंड मिक्स देम विद डाइजेस्टिव एंजाइम। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, ये किसके लिए हेल्पफुल होती है, ब्रेक डाउन करने के लिए फूड का, फूड पार्टिकल्स का, एंड मिक्स देम विद डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसको मिक्स करती है डाइजेस्टिव एंजाइम में। फिर हम बात करेंगे केमिकल डाइजेशन के बारे में। केमिकल डाइजेशन, सो व्हाट इज केमिकल डाइजेशन। फर्स्ट वन आ जाएगा आपका स्टमक। गैस्ट्रिक जूस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन विच बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पर क्या होता है, आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का कंटेंट होता है, जो कि क्या होता है आपका, हाइपोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन, विच बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। इसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, आपका जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है, किसमें, पेप्टाइड में। इसका प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है आपके पेप्टाइड में। एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा, गैस्ट्रिक जूस कंटेन होता है इसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस में आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम। एंजाइम कौन सा होता है आपका, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है आपका, ब्रेक डाउन करना शुरू करता है आपके प्रोटीन को पेप्टाइड में। पेप्टाइड आपका स्टोरेज होता है, राइट, डायरेक्ट आपका जो आपका कॉम्प्लेक्स जटिल फॉर्म में स्टोरेज नहीं होता, उसका ब्रेक डाउन होता है, जैसे आपका ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का, प्रोटीन से पेप्टाइड का, राइट। इस तरीके से इसका ब्रेक डाउन होकर इसका स्टोरेज होता है आपके लिवर के अंदर। अभी हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। द मेजोरिटी ऑफ द केमिकल डाइजेशन ऑक्यूर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज्यादा जो मेजोरिटी ऑफ केमिकल डाइजेशन है वो आपका कहाँ पर ऑक्यूर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाटिक एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। पेनक्रियाज से आपके कौन कौन से एंजाइम आते हैं, याद रखना है आपको, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, और एमाइलेज, है ना। वंस अगेन आई रिपीट, क्या हो गया आपका, लाइक ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज,
एंड बाइल फ्रॉम द लीवर, और बाइल आता है कहाँ से, आपके लीवर से। लीवर से कौन से, लीवर के किस जगह से आता है, गॉल ब्लैडर से। बाइल फ्रॉम द लीवर द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, जो क्या करता है आपका ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का, किसका, प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जटिल होता है, जिसका ब्रेकडाउन जल्दी से नहीं होता है, इसका धीरे धीरे करके मुश्किल से इसका ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन्स का, है ना। तो कभी भी देखा होगा ज्यादा हम स्प्राउट्स वगैरह खा लेते हैं, ज्यादा हमने भाई चने खा लिए ना, मूंग वगैरह ले लिया, और फिर हमने जो भी स्प्राउट ज्यादा ले लिया, दूसरी चीज आ जाती है आपकी सेंगदाना हो गया, मूंगफली हो गया, तो इनको चने, इनको ज्यादा खाने से क्या होता है, हमको डाइजेशन जल्दी से नहीं होता, और इवन समटाइम हमको लूज मोशन भी हो जाता है ना, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग ऑल्सो प्रोड्यूस एंजाइम, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग, उसमें क्या होता है आपके, वो भी एंजाइम का प्रोड्यूस करती है, दैट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल, जो क्या करती है, कंप्लीट डाइजेशन करती है आपके मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स होता है बड़े, माइक्रो मीन्स छोटे, तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनको भी क्या करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू, नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखने वाले हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू एब्जॉर्बेबल यूनिट, है ना। मैक्रो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करती है, छोटे में यूनिट में डिवाइड कर देती हैं, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड मोनोसेकेराइड, किस किस का करती है स्मॉल यूनिट में, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड मोनोसेकेराइड। थोड़ा सा केमिस्ट्री का है, थोड़ा सा आपको हो सकता है अनकंफर्टेबल लगे। अमीनो एसिड हो गया ना, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, एंड बायोकेमिस्ट्री का आपका भाग है मोनोसेकेराइड। फिर हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपका कैसे होता है, किस एब्जॉर्प्शन मतलब उसको अवशोषित करना, है ना, उसको ग्रहण करना। जैसे हमारा सनलाइट आता है, तो सनलाइट क्या करता है, दीवार क्या करती है, उसको सनलाइट को दिन में जब आपका सूरज बहुत तेज धूप देता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जैसे ही सन आपका डूब जाता है, सन आपका सनसेट हो जाता है 6-8 के बाद, फिर क्या करती है, धीरे धीरे करके वो ऊष्मा को अवशोषित कर, उत्सर्जित करती है ना, हीट को वापस से वो निकालती है, तो हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। फिर वो 2-3 बजे रात तक फिर नॉर्मल होता है, और फिर सुबह से जैसे ही आपका सूरज हो जाता है, उग आता है आपका सन, फिर से वो हीट को एब्जॉर्ब करने लगती है। तो ऐसे ही वापस हम टॉपिक पे आते हैं, ऐसे ही क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके एब्जॉर्ब होता है, उनकी जो बॉल्स होती हैं, लाइनिंग होती है, बिलाई होती है, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, किसका, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गए, न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द, इससे लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। द इंटीरियर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर विद द बिलाई एंड माइक्रोबिलाई। अब जो इंटेस्टाइन की, जैसे कि इंटेस्टाइन है, अब इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो बिलाई और माइक्रोबिलाई से क्या होती है, कवर होती है, किससे, बिलाई और माइक्रोबिलाई, ऐसी इंटरनल स्ट्रक्चर उसके अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं बिलाई और माइक्रोबिलाई, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो किसके लिए हेल्प करती है, आपका सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए। न्यूट्रिएंट एंटरिंग टू द ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस सेल इन द बॉडी, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एंटर करते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में, एंड आर ट्रांसपोर्टेड वेरियस सेल इन द बॉडी, और अलग अलग सेल्स को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट, एक जगह से दूसरी जगह पर ऑर्गन लेवल तक, टिश्यू और सेलुलर लेवल तक उनको पहुंचाना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वी आर टॉक अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। Water and some vitamins are absorbed in the large intestine. अब कुछ आपके विटामिन और मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट का आपका एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन। अब वही जो बचा कुछ पार्टिकल है, अभी तक आपके स्टमक में कुछ हुआ, कुछ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में हुआ, अब जो फाइनली बचा प्रोडक्ट है, इससे आपके पानी का, मीन्स आपके वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का, और कुछ विटामिन रह जाते हैं, उनका जो एब्जॉर्ब करती है वो कौन करती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब आपकी बड़ी आंत। द रिमेनिंग इनडाइजेस्टेड मटेरियल इज प्रोसेस इनटू फीसेस। अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्या हो जाता है, हमारा फीसेस बन जाता है, हमारी पोटी बन जाती है ना। फिर हम डेफिकेशन के लिए जाते हैं, हम पोटी करने के लिए जाते हैं, लैट्रिन के लिए, और उसको हम बाहर निकाल देते हैं बॉडी से ना।
तो अब हम बात करेंगे डेफिकेशन के बारे में। रेक्टम एंड एनस ना, डेफिकेशन में कौन सा पार्ट आता है, रेक्टम और एनस। आई होप आपके यदि रिमाइंड होगा तो हमने इंटेस्टाइन के अंदर बनाया था इस तरीके का रेक्टम और एनस वाला पोर्शन, है ना आपका सिग्मोइड कॉलोन में। तो रेक्टम और एनस क्या होता है, टर्मिनल आपका एंड पार्ट होता है रेक्टम एंड एनस। तो वेस्ट मटेरियल इज एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। डेफिकेशन की प्रोसेस के लिए जो सुबह सुबह हम पोटी के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं हम डेफिकेशन। क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। तो जो डेफिकेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सपेल हो जाता है डेफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। द रेक्टम स्टोर द फीसेस। रेक्टम क्या करता है, फीसेस को स्टोरेज करके रखता है सिग्मोइड कॉलोन के जो वाला पार्ट होता है रेक्टम वहां पर, until is excreted through the anus। जबकि ये एक्सक्रिएट नहीं करते हम एनस से तब तक क्या करता है, स्टोरेज करके रखता है ना। आए समझ। अब हम देखेंगे की ऑर्गन स्ट्रक्चर, कौन कौन से आपके ऑर्गन इसमें इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट आता है आपका माउथ। माउथ के अंदर होता है आपका टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। फिर इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है आपका, इससे ये मस्कुलर ट्यूब होता है कनेक्टिंग थ्रोट टू स्टमक, जो कि थ्रोट आपके गले से लेकर स्टमक तक कनेक्ट करने का काम करता है। एक पाइप होता है, ट्यूब होती है ना, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसोफेगस ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। स्टोमक, उसके बाद आ जाएगा आपका स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, सेक लाइक ऑर्गन होता है वेयर फूड मिक्स एंड विद गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक में क्या होता है आपके, क्या होता है, एक सेक लाइक, एक पाउच बलून के लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है जहां पर आपका फूड मिक्स होता है। गैस्ट्रिक, जो आपके गैस्ट्रिक मीन्स भी होता है आपका स्टोमक ही, राइट। गैस्ट्रिक हो गया और स्टोमक एक ही मीनिंग होता है। तो गैस्ट्रिक से जो भी जूस आपके सीक्रेट होते हैं, हाइपोक्लोरिक एसिड वगैरह हो गए, वो सब इसमें मिक्स होते हैं। फिर लीवर। लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आपके बाइल का, स्टोरेज होता है आपके गॉल ब्लैडर में, और जब भी डाइजेशन के लिए जरूरत होती है इसको रिलीज कर देता है, विच हेल्प फैट डाइजेशन। ये फैट का डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियल होता है। फिर आ जाता है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड। पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या करता है, प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को एंड बाइकार्बोनेट को, जो क्या करता है स्टोमक से जो आपका एसिडिक नेचर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। फिर गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोर द concentrated bile, release it into the small intestine। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोरेज होता है कॉन्सेंट्रेशन बाइल का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती जब जरूरत होती। फिर आ जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, वेयर द मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जहां पर आपका सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म फीसेस, एब्जॉर्ब करती है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का, सम विटामिन का और फीसेस का फॉर्मेशन। अभी हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। अब आपने जो फूड लिए हैं अभी तक हमने देखा क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसी इसमें इंक्लूड होती है, कौन कौन सी प्रोसेस। अब हम फाइनली बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में कंप्लीटली। जो न्यूट्रिएंट होते हैं, आपने जो भी खाना पीना खाया उनका किस तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। सो शुरू करें, राइट। तो पानी ले लेता हूं थोड़ा सा। ओके, तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड। क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लड ऑफ लिम्फ। एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो एंड प्रोडक्ट बचता है डाइजेशन का उसको ट्रांसफर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फ में। एंड प्रोडक्ट मीन्स आपका जो न्यूट्रिएंट हो गया, जो भी आपने फल फ्रूट खाया उससे जो भी आपका न्यूट्रिएंट मिला, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, है ना, शुगर, ग्लूकोज, तो इस सबको क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है आपकी ब्लड स्ट्रीम में, राइट। तो दिस इज ए प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर ट्रांसफर। क्या होता है एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ट्रांसफर इनटू द
ब्लड और लिम्फ, कहाँ पर ट्रांसफर होता है, ब्लड में और लिम्फ में। द प्रोसेस ऑक्यूर प्राइमरी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये प्रोसेस प्राइमरी कहाँ पर ऑक्यूर होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट ऑल्सो इन्वॉल्व, बट साथ ही साथ किंतु इसमें इन्वॉल्व होता है आपके स्टोमक का, लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी इंटेस्टाइन का भी, बड़ी आंत का भी आपका यहाँ पर इंक्लूड होता है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे आपका एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट, अलग अलग आपका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी आपका अलग अलग पार्ट में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। तो लिमिटेड एब्जॉर्प्शन फर्स्ट वन आ जाएगा, द स्टोमक एब्जॉर्ब ओनली फ्यू सब्सटेंस। तो सॉरी, स्टोमक में आपका क्या होता है, आपके पेट, जिसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पेट। तो पेट में क्या होता है आपके कुछ, और नॉर्मल हिंदी का जो शब्द है ऑफिशियल उसमें हम बोलते हैं अमाशय, शायद हाँ अमाशय, तो अमाशय आपका। हाँ, तो इसमें किस तरीके से आपका इसका डाइजेशन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंस का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, द स्टोमक एब्जॉर्ब ओनली फ्यू सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस का, कुछ मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, ओनली फ्यू सब्सटेंस सच एज, जैसे कि वाटर हो गया आपका, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल का भी होता है ना, सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन का भी होता है, मोस्ट न्यूट्रिएंट नॉट एब्जॉर्ब इन द स्टमक ना, ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट है वो स्टमक में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते। क्यों नहीं होते, बिकॉज इट इज प्राइमरी रोल टू ब्रेक डाउन फूड, because its primary role is to break down of food, because primary role is breakdown of food into initiated protein digestion, right? तो इसका क्या रोल होता है, बिकॉज इट्स प्राइमरी रोल इज टू ब्रेक डाउन फूड। हाँ, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो मोस्ट न्यूट्रिएंट है इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है आपके स्टमक में, सॉरी नहीं होता है आपके स्टमक में। क्यों, क्योंकि इसका जो प्राइमरी रोल होता है, प्राइमरी इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन करना फूड का एंड इनिशिएटेड करना प्रोटीन डाइजेशन का। इसकी वजह से कुछ मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिएंट है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होते। क्यों, क्योंकि इसका फंक्शन होता है फूड को मिक्स करना, है ना, और प्राइमरी रोल होता है ब्रेक डाउन करना फूड का और इनिशिएट करना प्रोटीन का, है ना। तो अभी हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, आपकी प्राइमरी साइट होती है न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्ब करने के लिए। इट्स लाइनिंग इज कवर विद द विलाई एंड माइक्रोविलाई। अब इसकी जो लाइनिंग होती है उसमें क्या होती है, आपकी विलाई और माइक्रोविलाई होती है इस तरीके की ना। दूसरा पेन यूज करें, ओके, कौन सा कलर अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा है ना। तो चलो भाई, तो अभी ये हो गई। अब इसके अंदर क्या होती है, विलाई और माइक्रोविलाई होती है ना, जैसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। अब माइक्रोविलाई के लिए हम ये कलर ले लेते हैं, छोटी छोटी इधर ऐसे, अभी मैंने बताया था। तो ये क्या होती है, विलाई एंड माइक्रोविलाई इसके अंदर होती है ना, विच सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट। देन नेक्स्ट आ जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। अब हम देखेंगे एक एक करके, ग्लूकोज का, सेकेराइड का, मोनोसेकेराइड का, प्रोटीन का, कैसे आपका एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में आपको हम जानने वाले हैं। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, किसका होता है यहाँ पर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग सोडियम ग्लूकोज काउंटर स्पोर्ट्स, काउंटर स्पोर्ट SGLT1 ऑन द इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर SGLT1 क्या होता है ना, तो ये क्या होता है आपका सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो SGLT1 क्या है आपका, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दीज आर द एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग सोडियम ग्लूकोज
ट्रांसपोर्टर ना, इन शॉर्ट में SGLT। तो अब किससे एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज इन गैलेक्टोज? एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किससे होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट? बायोकेमिस्ट्री का है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड यूजिंग सोडियम ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज काउंटर स्पोर्ट है ना, काउंटर सपोर्टर, ट्रांसपोर्टर ना। तो ऑन इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, इसके द्वारा इसका आपका एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हम बात करेंगे फ्रक्टोज एब्जॉर्प्शन का। फ्रक्टोज का कैसे आपका एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। ओके, फ्रक्टोज एब्जॉर्प्शन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय, अब इसका कैसे डिफ्यूजन होता है? आपका डिफ्यूजन बाय द GLU-T5 ट्रांसपोर्टर। ये क्या होता है आपका? GLU बाय, ये होता है आपका फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर है ना। क्या होता है? फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर। तो एब्जॉर्ब बाय द फैसिलिटेटेड, एब्जॉर्ब बाय द, ये कैसे एब्जॉर्ब को फैसिलिटेट करता है? डिफ्यूज होता है इसका डिफ्यूजन बाय द GLU-T5 ट्रांसपोर्टर, मीन्स आपका फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर। फिर एब्जॉर्ब ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड का एब्जॉर्ब होता है डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड में, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा है ना, पर समझने की कोशिश करोगे तो आएगा। फिर आ जाएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का एब्जॉर्ब कहाँ होता है? थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यूजिंग वेरियस अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट है ना। फिर आ जाएगा डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड, absorbed by the hydrogen ion dependent counter exporter peptide 1 and further breakdown, peptide 1 and further breakdown into amino acid within the electrolyte before entering the bloodstream। further इसका breakdown होता है and amino acid में within electrolyte before entering the bloodstream में enter करने से पहले। फिर हम बात करेंगे absorption of the lipid के बारे में। लिपिड का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है? Mickels bile salt and Mickels that transport fatty acid monoglyceride and fat soluble vitamin to the electrolyte, right? तो Mickels bile salt from the Mickel that transport fatty acid monoglyceride and fat soluble vitamin into the फैट सॉल्युबल विटामिन टू द इलेक्ट्रोलाइट सरफेस। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डिफ्यूजन। फैटी एसिड डिफ्यूजन मतलब आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपका फ्लूइड का मूव करना, दिस इज कॉल्ड आपका डिफ्यूजन है ना। जो भी आपके सॉल्यूट होते हैं उसका आपका सॉल्वेंट का आपका मूवमेंट होना किस जगह से? आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी हम बात करेंगे फैटी एसिड एंड monoglyceride diffuse electrolyte where they are re-stratified from the triglyceride। फिर आ जाएगा chylomicrons। Triglycerides are the packaged into the chylomicrons and enter the lymphatic system by lactase, eventually reaching the bloodstream। Triglycerides are packaged into the काइलोमाइक्रोन्स होता है, उसके द्वारा ये पैकेज होता है, एंटर करता है आपकी लिम्फेटिक सिस्टम में बाय द लैक्टिल्स, इवेंचुअली रीचिंग द ब्लड स्ट्रीम। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे होता है? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया है ना, इनका किसके द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के द्वारा। विटामिन डी हो गया, आयरन हो गया है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इनका एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले सोडियम का कैसे होता है? एब्जॉर्ब बाय एक्टिवली बाय सोडियम एंड पोटेशियम पंप है ना, सोडियम और पोटेशियम पंप से होता है। पोटेशियम का एब्जॉर्ब होता है बाय पैसिव डिफ्यूजन से। कैल्शियम का होता है एब्जॉर्प्शन इन ग्लूकोज बाय विटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है उससे होता है। ऑक्यूरिंग बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा कैसे ऑक्यूर होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन से। आयरन का कैसे होता है? एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन फेरो प्रोटीन, राइट।
फिर बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन। तो जो कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। एग्जांपल बी एंड सी, ये क्या होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, एब्जॉर्ब बाय द डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये किससे एब्जॉर्ब होते हैं? आपके डिफ्यूजन से और आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर आ जाएगा फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि ए डी ई के। कौन कौन से? ए डी ई के एब्जॉर्ब अलोंग विद द डाइटरी फैट एंड मिकल्स। ये किससे एब्जॉर्ब होते हैं? अलोंग विद डाइटरी फैट एंड मिकल्स। विटामिन बी 12 नेक्स्ट आ जाएगा एब्जॉर्ब बाय द इलियम, जो आपकी इलियम रीजन होता है वहां पर एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस बाय द स्टमक। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। वाटर किससे होता है? ऑस्मोसिस से। वाटर इज द वाटर क्या होता है आपका? सॉल्वेंट होता है। वाटर इज absorbed by the osmosis following the absorption of the solute like सोडियम एंड ग्लूकोज। क्या क्या आ जाता है सोल्यूट में? सोडियम एंड ग्लूकोज। मोस्ट वाटर एब्जॉर्ब ऑक्यूर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज्यादा से ज्यादा जो आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विथ ए स्मॉलर अमाउंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। पर जो बच्चा खुच्चा लास्ट का है वो आपका हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और इलेक्ट्रोलाइट का भी साथ ही साथ। फिर हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड फाइनली थोड़ा सा और बच्चा है, लास्ट स्लाइड है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले एब्जॉर्प्शन इन फीसेस फॉर्मेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, फाइनली आपका फीसेस का, आपकी पोटी, आपकी स्टूल का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट ना, द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर। जो बचा हुआ वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्टिंग लिक्विड काइम इनटू सेमी सॉलिड फीसेस ना। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर, जो रिमेनिंग वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड इलेक्ट्रोलाइट का, किस किस का? वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का। जैसा कि अभी भी हमने देखा है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू काइम। जो लिक्विड होता है इसको किसमें कन्वर्टिंग लिक्विड काइम इनटू सेमी सॉलिड है। जो आपका काइम लिक्विड था, मिक्सचर था आपका, उसमें कुछ उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सेमी सॉलिड में, राइट। तो कभी कभी क्या करते हैं भाई, पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हमारा स्टूल भी एकदम टाइट हो जाता है ना, सॉफ्ट नहीं रहता, हार्ड हो जाता है। तो वाटर का इंटेक भी हमको ज़्यादा करना चाहिए, और जस्ट खाना खाने के बाद कभी भी हमको पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 45 मिनट, 1 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप स्टमक में जाता है, वो मिक्स होता है, वहाँ पर आपके एंजाइम और एसिड का मिक्स होता है, पूरे फूड का रिलीज होता है, और आपने फटाक से पानी पी लिया तो स्टमक में तो वो रखा ही नहीं है ना, 3-4 घंटे स्टमक में रखना चाहिए। वो प्रोपेल होके नीचे चला गया और उसमें मिक्स भी नहीं हो पाया, तो प्रॉपर डाइजेशन भी नहीं होता आपको। ओके। और फिर कभी कभी हम बोलते हैं भाई हमको एसिडिटी हो गया। तो एसिडिटी क्यों होता है ना? तो आपके जो गैस्ट्रिक आपका स्टमक है, तो स्टमक में क्या होता है कि भाई वो एसिड का सिक्रेशन ज्यादा करने लग जाता है ना। तो कभी कभी खाली पेट से भी होता है आपको। दूसरी चीज, आपने ऐसा कुछ इंटेक किया है, प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा लिया है, तब भी आपको एसिडिटी हो जाती है। भाई खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एसिडिटी का ओरिजिन होता है, मतलब आपका हाइपोक्लोरिक एसिड हो गया, एसिड का सिक्रेशन ज्यादा होना है, इसकी वजह से आपको एसिडिटी हो जाती है। ओके। फिर हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स प्रोड्यूस बाय द गट बैक्टीरिया। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? गट बैक्टीरिया से, सच एज विटामिन के, विटामिन बी। विटामिन्स आर द एब्सॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। विटामिन्स क्या करते हैं? गट बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं। गट बैक्टीरिया क्या होते हैं? मैंने जैसे कि पहले ही बताया, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, पूरी इनकी कॉलोनी होती है, पूरा घर होता है। जैसे हमारी कॉलोनी होती है ना सोसाइटी में, ऐसी इनकी भी सोसाइटी होती है। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो क्या करती है? सब बैक्टीरिया को किल कर देती है, सबको मार देती है। फिर चाहे वो हेल्दी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए ऑप्टिमम हो, चाहे हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी रहे,
डिस्ट्रॉय रहे, है ना, तो सबको क्या करती, किल कर देती, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। पर फिर हमको क्या करना रहता है, प्रोबायोटिक कैप्सूल देना पड़ता है ना, प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल देते हैं, जैसे बायोवेक डीएस आता है और भी टैबलेट्स कैप्सूल आता है, जिससे कि बैक्टीरिया का वापस से वहां पर क्या हो, ग्रोथ हो। और जो दही रहता है ना, दही में भी हमारा प्रोबायोटिक होता है, तो दही खाने से भी बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, जो कि फर्दर डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, राइट। तो ये बात आपको याद रखना है। आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, एक दो भी नहीं। इनडाइजेस्टेबल फूड, अब हम क्या बात कर रहे थे, हम वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। तो क्या होता है आपका, विटामिन के हो गया, विटामिन बी हो गया, एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, और इनका फॉर्मेशन होता है आपके गट बैक्टीरिया को फॉर्म करने का, प्रोड्यूस करने का। फिर फाइनली आ जाएगा भाई हमारा फीसेस फॉर्मेशन, आपके स्टूल का, आपकी लेट्रिन का, पोटी जो आप जाते हो उसका फॉर्मेशन। एस एस वाटर एब्जॉर्ब द काइम बिकम मोर सॉलिड, वाटर का एब्जॉर्ब होने के बाद जो भाई आपका काइम था, जो मिक्सचर लिक्विड था, वो सॉलिड हो जाता है, क्योंकि वाटर इसका एब्जॉर्ब हो गया। और कभी कभी जैसे भाई हम 2 दिन तक लेटरिन नहीं जाते हैं, और हमको वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहती है, या किसी रीजन की वजह से 5 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, या पेशेंट कोई तकलीफ अंडरलाइन कॉज होने की वजह से भी नहीं जाते, तो वो क्या होती है, एकदम हार्ड हो जाती है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसका वाटर इलेक्ट्रोलाइट है वो एब्जॉर्ब होता जा रहा है, एब्जॉर्ब होता जा रहा है, तो वो एकदम हार्ड हो जाती है, और हम पानी का, वाटर का इंटेक भी कम लेते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में आपकी आ जाती, मोर सॉलिड हो जाती ना। तो काइम बिकमिंग, वापस टॉपिक पे आते हैं, काइम बिकमिंग मोर सॉलिड, फॉर्मिंग फीसेस कंपोज ऑफ इनडाइजेस्टिबल फूड, bacteria, cells shed from the intestinal lining and other waste product। एक बार और रिपीट करेंगे, as water is absorbed the chyme becomes semi solid, या solid है ना, solid आपका वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद आपका काइम सॉलिड हो जाता है, सो एंड फॉर्म करता है फीसेस को, कंपोज ऑफ, जिसमें क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल फूड होता है, बैक्टीरिया होते हैं, सेल सेड होती है, और इंटेस्टाइनल लाइनिंग एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन आ जाएगा आपका डेफिकेशन। फाइनली डेफिकेशन मतलब एक्सक्रेट आउट करना आपके बॉडी से स्टूल को, जो कि आप सुबह सुबह डेफिकेट करने के लिए डेली जाते हैं, है ना, सुबह सुबह नहीं तो कभी भी जाते होंगे, है ना। तो फीसेस फीसेस आर द स्टोर इन द रेक्टम, अभी एक यहाँ पर स्टोर होता है, रेक्टम में स्टोर होता है, और आप इसको एक्सपेल आउट करते हो थ्रू द एनस ड्यूरिंग डेफिकेशन, राइट। ओके, थैंक यू। चलिए एक बार हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। हाँ बाबा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन, डाइजेशन का आपका फिजियोलॉजी क्या है उसके बारे में हमने समझा, जिसमें हमने देखा इंजेशन, प्रोपल्सन, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और फाइनली डेफिकेशन। फिर हमने देखा प्रोसेस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कैसे एब्जॉर्ब होता है, और आपके स्टमक में कैसे एब्जॉर्ब होता है। फिर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज़ का, कौन कौन से न्यूट्रिएंट का आपका एब्जॉर्ब होता है। मोस्ट ऑफ द आपका 90% एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर हमने देखा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका फीसिस का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में हमने यहाँ पर समझा, है ना। चलिए तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए।